नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने गति, वेग, त्वरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम गति के प्रकार एवं न्यूटन के गति विषयक नियमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं गति से। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहा जाता है और गति का जो निर्धारण है वो दूरी एवं विस्थापन में किया जाता है, जिसमें दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर हम गति के प्रकारों की बात करें तो गति के कुछ प्रकारों को हम पहले ही कक्षा में या इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जैसे समान गति, असमान गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, वहीं सरल रेखीय गति और वक्राकार गति। इन सब प्रकारों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, जहां से 3 नंबर प्रश्न आने की संभावना थी। गति के जो अन्य प्रकार हैं उनमें एक हमको सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति पढ़ना है, जिससे 5 नंबर पूछे जाने की संभावना है, या प्रक्षेप्य गति को पढ़ना है, या दोलन गति को पढ़ना है। और यहाँ से 5 नंबर के जो प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना है कि जो है वृत्तीय गति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, या दोलन गति का उल्लेख कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पर जो गति के प्रकार हैं उनको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्तीय गति की। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाली वस्तु को या वस्तु की जो गति है उसको क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। और यदि वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चल रही है तो इसकी गति को एक समान क्या कहेंगे? वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये क्या हो जाएगा, कोई भी एक क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति है या कोई भी कण है, वो इस वृत्ताकार मार्ग पर ही गति कर रहा है, तो इस कण की जो गति होगी वो क्या होगी? वृत्ताकार गति होगी। जिसको हम उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पर अगर जैसे हमने ये एक घड़ी ले ली जो कि वृत्ताकार है, तो इस घड़ी में जो कांटे हैं उसकी जो सुई की नोक है, तो जो सुई की नोक है वो एक वृत्ताकार गति पर घड़ी के जो कांटे की नोक है उसकी गति कैसे होगी? वृत्ताकार गति होगी। या फिर जैसे मैंने कहा कि ये एक पहिया है, राइट? तो पहिए पर जो घूमते हुए पहिए, अगर इस पहिए की परिधि पर कोई भी बिंदु है तो जब जो पहिया है वो पहिया घूमेगा तो उसकी इस गति को हम क्या कहेंगे? या पहिए पर यहाँ पर कोई बिंदु है तो उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी? वृत्ताकार गति होगी। या फिर जैसे हमने ये कह दिया कि ये हमारा सूर्य हो जाएगा और ये पृथ्वी हो जाएगी, तो सूर्य के चारों ओर, हालांकि ये जो जितने भी ग्रह हैं ये वृत्ताकार नहीं परवलयाकार में होते हैं, फिर भी अगर हम ये मान लें कि अगर सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है तो उस ग्रह की जो गति होगी वो कैसी होगी? वृत्तीय होगी। या फिर ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है, अगर वो वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है तो चंद्रमा की कक्षा भी कैसे होगी? या चंद्रमा की जो गति होगी वो कैसी होगी? वृत्तीय गति होगी। तो घूमते हुए पहिए पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी गति, घड़ी के कांटे की जो नोक है उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी? वृत्तीय गति होगी। साथ ही यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर जो ग्रह अगर वृत्तीय कक्षा में है तो उनकी गति वृत्तीय गति होगी, राइट? और ये सभी जो है ये वृत्तीय गति के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। या फिर अगर आप किसी एक पत्थर को रस्सी से बांधकर चारों ओर इस तरीके से घुमाएंगे तो वो पत्थर भी जो है वो वृत्तीय मार्ग पर ही क्या करेगा? गति करेगा। अब यहाँ पर जो वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति से संबंधित हमें यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स को ध्यान रखते हुए चलना है, राइट? जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसको त्वरित गति भी कहते हैं। उसका कारण क्या है कि वृत्तीय मार्ग पर जो कण है, कण की दिशा में क्या हो रहा है? हर समय परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर कण की जो दिशा है वो इस ओर है
तो यहाँ पर कण की दिशा क्या होगी, ये होगी। यहाँ पर कण की दिशा क्या होगी, ये होगी। तो यहाँ पर कण की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। तो वृत्तीय गति में जब कोई भी वस्तु या कोई भी कण गति करता है तो हर समय उसकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसीलिए जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसको त्वरित गति भी कहते हैं, राइट। और इस त्वरित गति के कारण ही एक जो है बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, राइट। और वो जो त्वरण कार्य करता है उसकी दिशा हमेशा कैसी होती है, केंद्र की ओर होती है, राइट। और एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो कौन सा बल होता है, अभिकेंद्री बल होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो वृत्तीय गति है वो त्वरित गति होती है। कारण क्या है कि वृत्तीय मार्ग पर गति करता हुआ कोई भी जो कण है उसकी दिशा हर समय परिवर्तित होती है। साथ ही ये जो त्वरण की दिशा है ये हमेशा केंद्र की ओर होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, राइट। इसके साथ ही अगर सरल रेखीय गति है तो सरल रेखीय गति त्वरित गति नहीं होती है, क्योंकि सरल रेखीय जो गति है इसमें जैसे मैंने कहा कि कोई भी जो कण है वो सरल रेखा में गति तो कर रहा है लेकिन उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए जो सरल रेखीय गति होती है वो त्वरित नहीं होती है, और जो वृत्तीय गति होती है उस पर एक त्वरण जो है हमेशा कार्य करता है, राइट। इसके उदाहरण हमने समझ लिए हैं। अब चूंकि हो सकता है कि हमारे सिलेबस में वेग भी है, इसलिए इस बात की संभावना भी बनती है कि कोणीय वेग क्या होता है। ये प्रश्न भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और कोणीय वेग को समझने से पहले हमें यहाँ पर कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी समझना जरूरी है। देखिए, यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर क्या है, गति कर रही है, तो वृत्तीय गति के अधीन यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने डिग्री का जो कोण है घूम जाती है, राइट। अगर हम देखें पहले वस्तु यहाँ थी, अब यहाँ से जो कोणीय है इतना क्या हुआ, विस्थापन हुआ, इतनी जो कोणीय दूरी क्या की, तय की, तो उसे ही क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन कहा जाता है। तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, राइट, जितने कोण घूम जाती है यहाँ पर, तो इसको ही क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन कहा जाता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक होता है, हमने देखा था कि एसआई यूनिट में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 क्या होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। तो रेडियन जो है पूरक मात्रक है और ये इसका क्या होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है। इसकी विमा ना तो लंबाई पर, ना ही द्रव्यमान पर और ना ही समय पर निर्भर करती है। इसीलिए इसका जो विमीय सूत्र है वो m0 L0 T0 होता है, राइट, क्योंकि इसको हम द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कोणीय वेग क्या होता है, स्पष्ट करिए। तो कोणीय वेग अभी हमने देखा था कि वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के जो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर है उसको ही क्या कहा जाता है, उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। तो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की दर को ही कोण का या कण का कोणीय वेग कहा जाता है और इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। ये सिंबल आता है, इसको ओमेगा से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, लंबे समय हो जाएगा। तो कोणीय वेग बराबर, या जिसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा, बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, राइट। और ये भी एक कैसी है, सदिश राशि है। चूंकि कोणीय विस्थापन सदिश राशि है तो कोणीय वेग भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन और समय का मात्रक सेकंड। तो रेडियन बटे सेकंड इसका मात्रक होता है और इसकी विमा क्या हो जाएगी, t माइनस का 1 हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं प्रक्षेप्य गति, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। देखिए,
पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। इसीलिए अगर धरातल पर हम किसी भी वस्तु को कोई कोण बनाते हुए क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो वो वस्तु क्या होगी कि एक निश्चित दिशा में अगर हम उसको एक निश्चित कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल या ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो इस तरीके से ऊपर जाएगी, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर खींचेगा और वो एक समय पश्चात क्या होगी, धरातल पर लौट आएगी, जिसे ही क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फुटबॉल। आप यदि फुटबॉल में क्या करेंगे, किक करेंगे, तो फुटबॉल जो है पहले क्या होगी, हवा में उछलेगी और उछलकर वो कुछ समय पश्चात पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, राइट, या गुरुत्वाकर्षण है, उसकी वजह से पुनः क्या होगी, धरातल पर लौट आएगी। तो इस फुटबॉल की जो गति होगी उसको ही क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और अगर ये परीक्षा में आता है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि जब किसी कण को किसी निश्चित प्रारंभिक वेग के साथ में ऊर्ध्वाधर तल में एक विशेष कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो यह कण गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ अंत में धरातल पर लौट आएगा। और इस कण की या इस वस्तु की जो गति होगी उसे ही क्या कहा जाएगा, प्रक्षेप्य गति कहलाएगा, या प्रक्षेप्य गति कही जाएगी, या प्रोजेक्टाइल उसको मोशन कहते हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो पथ होगा इस तरीके से, इस पथ को ही क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है, राइट, प्रोजेक्टाइल पाथ कहा जाता है। और वस्तु की जो गति है उसको प्रक्षेप्य गति कहेंगे। और ये जो प्रक्षेप पथ होता है ये कैसा होता है, परवलयाकार होता है, राइट, कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमें यहाँ से, राइट, यहाँ से किसी वस्तु को बहुत दूरी पर भेजना है तो सवाल ये उठता है कि भाई कितना कोण बनाकर हम फेंके कि वस्तु अधिकतम दूरी तय करे, या फिर अगर हमको वस्तु को ऊंचा फेंकना है तो कितने डिग्री का कोण बनाए कि वस्तु अधिकतम ऊंचाई को ग्रहण करे। इसको लेकर हम यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य का परास हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगा, प्रक्षेप का परास। तो प्रोजेक्टाइल गति में या प्रक्षेप गति में जो प्रक्षेप गति में गति करता हुआ कण जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रक्षेप का परास कहते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि हमें किसी भी वस्तु को, राइट, यदि किसी कण को अधिकतम परास प्राप्त करना है तो उसके लिए 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। अर्थात अगर हम चाहते हैं कि किसी वस्तु को बहुत अच्छे से फेंका जाए तो यहाँ पर अगर हम इसको इस कोण से या 45 डिग्री के कोण से, यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वह क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो कण को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। और इसके दो उदाहरण हम खेलों में देख सकते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि लंबी दूरी हो जाएगी, यदि खिलाड़ी को लंबी दूरी तय करनी है, राइट, अगर जैसे 13 फीट या 14 फीट खींचना है तो खिलाड़ी को 45 डिग्री का कोण बनाते हुए उछलना चाहिए। तो जैसे ही खिलाड़ी 45 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करते हुए सबसे लंबी दूरी क्या करेगा, तय करेगा। वैसे ही जो भाला फेंक है या चक्र फेंक हो जाएगा या हैमर थ्रो हो जाएगा या शॉट पुट हो जाएगा, राइट, इन सभी खेलों में भी, राइट, भाला फेंक है, चाहे शॉट पुट है, चाहे हैमर थ्रो है, यदि इन सभी खेलों में भी खिलाड़ी किसी भी वस्तु को 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकता है तो वह जो है शॉट पुट है या वह वस्तु जो है अधिकतम दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता चली कि एक तो अधिकतम जो क्षैतिज परास है उसको प्राप्त करने के लिए वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए, और दूसरा ये जो प्रोजेक्टाइल
या प्रक्षेप्य गति है, इसका प्रयोग जो है या इसके दैनिक जीवन में उदाहरण हम एक तो लंबी कूद का देख सकते हैं और दूसरा विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं उनमें भी जो है प्रक्षेप्य गति का उदाहरण देखने को मिलता है। अब अगर हम ये देखें कि किसी वस्तु को अगर हम फेंकें और वो आसमान में सबसे अधिक ऊंची दूरी तय करे तो उसको कहा जाता है प्रक्षेप्य की ऊंचाई। तो यहाँ पर जब किसी वस्तु को फेंका जाता है या उछाला जाता है तो कण द्वारा जो अधिकतम या उच्चतम ऊंचाई है उसको ही प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। और किसी भी वस्तु को अगर अधिकतम दूरी तक अगर हमको ऊंचाई तक फेंकना है तो उसके लिए कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि आपको किसी भी वस्तु को राइट, जैसे आपके हाथ में ये जो है ये वस्तु हो जाएगी, अगर इसको मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचाना है तो ठीक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ही आपको ऊपर की ओर उछालना पड़ेगा, तभी यह अधिकतम जो है ऊंचाई को प्राप्त करेगी। और इसका जो दैनिक जीवन में उदाहरण मिलता है वो मिलता है ऊंची कूद के खिलाड़ी, राइट। तो ऊंची कूद के खिलाड़ियों को अपने आप को 90 डिग्री पर रखकर अगर वो उछाल मारेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो किसी भी वस्तु के द्वारा यदि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की जानी है तो उसको 90 डिग्री के कोण के साथ में उसको प्रक्षेपित करना चाहिए। और यही जो टेक्नोलॉजी है अगर हम देखें तो पहले जो तोप के गोले हो जाएंगे, राइट, या जो मिसाइल सिस्टम हो जाएगा, इसमें भी इस पूरा का पूरा जो ट्राजेक्टरी होती है या जो प्रक्षेप पाथ होता है, मिसाइल हो जाएगा या तोप का गोला हो जाएगा, राइट, इन सब में भी इनका बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया जाता है। यदि हमको मिसाइल को या तोप के गोले को बहुत लंबी दूरी तक फेंकना है तो उसके लिए हम क्या कर सकेंगे कि इस एंगल को 45 डिग्री जो है वो ले सकते हैं। और यदि आप एंगल को बदलेंगे तो उससे जो भी मिसाइल है या तोप का गोला है वो अधिक दूरी या न्यूनतम दूरी क्या करेगा, तय करेगा, राइट। अगली हो जाएगी दोलन गति हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, ऑस्किलेटरी मोशन कहा जाता है। देखिए, यदि कोई पिंड या यदि कोई वस्तु अपनी निश्चित पथ पर अपनी माध्य स्थिति के इधर या उधर क्या करता है, गति करता है, राइट, तो उसकी इस गति को क्या कहा जाता है, दोलन गति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक क्या हो जाएगा, पेंडुलम हो जाएगा या एक लोलक हो जाएगा। ये अपनी माध्य स्थिति के इस तरफ या कभी इस तरफ गति करता है, यूं, राइट। तो इसकी इस गति को ही क्या कहा जाएगा, जो है दोलन गति कहा जाएगा। तो जब कोई पिंड किसी निश्चित पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसकी इस गति को ही क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। और दोलन गति के बाद में अगर हम यहाँ पर सरल आवर्त गति को पढ़ें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि देखिए, यदि कोई वस्तु दोलन गति में है और यदि दोलन एक सरल रेखा में इस प्रकार होता है, यदि कोई वस्तु दोलन गति कर रही है और उसका जो दोलन है वो सरल रेखा में इस प्रकार है कि उस कण का जो त्वरण है वो मध्यमान स्थिति के अनुक्रमानुपाती हो, मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, राइट। समझिए, यदि कोई वस्तु दोलन गति कर रही हो और उसका दोलन, राइट, इधर से उधर घूमना, यदि उस वस्तु का दोलन सरल रेखा में इस प्रकार हो कि पिंड का जो त्वरण है वो मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति के ओर हो तो उस गति को ही क्या कहा जाता है, सरल आवर्त गति कहा जाता है। और यहाँ पर सरल आवर्त गति की जो विशेषताएं हैं वो हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। दरअसल एग्जाम में जैसे ये एक लोलक हो जाएगा, ये एक तो इस तरफ क्या करेगा, गति करेगा और एक इस तरफ गति करेगा। अब ये इसकी जो है वो क्या कहलाती है, मध्यमान गति कहलाती है और ये इसका क्या कहलाता है,
चरम बिंदु या इसकी चरम स्थिति या चरम बिंदु हो जाएगा, और इस तब भी क्या हो जाएगा, चरम बिंदु या चरम क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। तो हो सकता है कि 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि सरल आवर्त गति की विशेषताओं के बारे में लिखिए, या फिर चरम बिंदु पर, सरल आवर्त गति में चरम बिंदु पर त्वरण की या फिर वेग की क्या स्थिति होती है उसको समझाइए, या सरल आवर्त गति में मध्यमान बिंदु पर त्वरण कितना होता है, वेग कितना होता है उसको समझाइए। तो ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सरल आवर्त गति की विशेषताओं को अगर हम समझें तो सरल आवर्त गति में ये यहाँ पर चरम बिंदु हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगी, इसकी मध्यमान स्थिति हो जाएगी। और इन दोनों की जो है स्थितियों के आधार पर हम यहाँ पर विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, चरम बिंदु। चरम बिंदु पर किसी भी वस्तु का या कण का त्वरण क्या होता है, अधिकतम होता है। क्योंकि समझिए, जैसे ही ये पेंडुलम इधर आएगा तो जैसे ही ये आएगा तुरंत के तुरंत ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, फिर जैसे ही जाएगा तो ये तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इधर आएगा और जाएगा, अर्थात यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यही कारण है कि चरम बिंदुओं पर जो त्वरण है वो अधिकतम होता है। तो बीच में वेग में परिवर्तन ना के बराबर होता है, यहाँ पर जाएगा, रुकेगा और फिर आ जाएगा। तो जो है चरम बिंदुओं पर त्वरण अधिक होगा और बीच में मध्यमान स्थिति पर त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। वहीं अगर हम वेग की बात करें तो यहाँ से पेंडुलम यहाँ आएगा, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए चरम बिंदु पर वेग शून्य होगा और सबसे अधिक वेग कहाँ पर होगा, बीच में। यहाँ से वो जाएगा, फिर जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, फिर जाएगा। तो चरम बिंदु पर त्वरण अधिकतम होता है, मध्यमान स्थिति में त्वरण शून्य होता है, वेग जो है चरम स्थिति पर शून्य होता है और जो है मध्यमान स्थिति में अधिकतम होता है, राइट। फिर इस पर जो है प्रत्यानयन बल कार्य करता है, राइट, अर्थात ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए, राइट, अपनी प्रारंभिक स्थिति जैसे ये आ रहा था तो उस स्थिति में आने के लिए इस पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो इस पर जो है मध्यमान स्थिति पर कोई भी जो है बल कार्य नहीं करता है, राइट। यहाँ की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अब सीधी सी बात है, जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, ये होती है 1/mv²। और अगर वेग शून्य है तो चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, शून्य होगी। यहाँ पर वेग अधिकतम होता है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिकतम होगी, राइट। अब यहाँ पर पोटेंशियल स्थिति होती है mgh, राइट। तो यहाँ पर दरअसल वेग नहीं है, लेकिन यहाँ पर mgh क्या होगी, अधिकतम होगी। और यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि यही स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो ये हो जाएंगी सरल आवर्त गति की विशेषताएं। अब हो जाएगा घूर्णी गति या रोटेशन। देखिए, जब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड या कोई भी कण अपने अक्ष के परितः घूमता है तो उसकी इस गति को ही क्या कहा जाता है, घूर्णी गति कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूर्णन गति कर रही है, राइट। तो जब कोई भी वस्तु या कण उसके जो है गुजरने वाले अक्ष के परितः घूमती है तो उसको ही घूर्णी गति कहते हैं, राइट। जैसे एक तो हो जाएगा हमारी पृथ्वी की अक्षीय गति या फिर पहिए की गति हो जाएगी, राइट। पहिया भी जो उसकी धुरी होता है उस धुरी के क्या होता है, धुरी पर ही घूमता है, राइट। या फिर पंखे के जो ब्लेडों की गति है वो कैसी हो जाएगी, घूर्णी गति हो जाएगी। अब हम यहाँ पर न्यूटन की गति के नियम पढ़ते हैं। और न्यूटन की गति के जो नियम है, इससे पिछले पेपर्स में एक 5 नंबर का प्रश्न भी पूछा गया है और एक 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा गया है। तो हमें न्यूटन की गति के तीनों नियम पढ़ते हैं। इसके साथ ही जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है और प्रथम नियम है, इससे ही बल की जो परिभाषा है वह भी हमें प्राप्त होती है। तो इस लेक्चर में बल क्या होता है, बल की उत्पत्ति कैसे होती है, वो भी हम यहाँ पर समझते चले जाएंगे। तो न्यूटन की गति के नियम।
अब अगर हम देखें तो न्यूटन की जो गति के नियम है, राइट, न्यूटन की गति के नियम के बारे में जो विचार है वो सबसे पहले गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो गैलीलियो और जो जड़त्व का नियम है उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन की जो वस्तुओं की गति है, तो वस्तुओं की गति के संबंध में शुरुआत में गैलीलियो ने और फिर आइजैक न्यूटन ने अपने अपने जो थे विचार प्रस्तुत किए थे। ये जो गति विषयक नियम है इनकी विस्तृत जो व्याख्या है वो न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में की थी, राइट। और इसी वजह से इनको गति विषयक या न्यूटन के गति विषयक नियम भी कहा जाता है। अब दरअसल जो न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम है, या फिर जो द्वितीय नियम है, उससे हमें बल की प्राप्ति होती है। तो अगर हम बल को यहाँ पर संक्षेप में समझ लेते हैं तो हमें वो दोनों के दोनों जो नियम है, न्यूटन की गति के विषयक नियम है, वो भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बल क्या होता है? देखिए, बल वह वाह कारक होता है, बल वह वाह कारक होता है जिसको आरोपित करने पर किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है या आकार में परिवर्तन हो जाता है या उसकी प्रारंभिक गति की अवस्था, अर्थात वो गतिमान है तो विराम में आ जाएगी और विराम अवस्था में है तो गति की अवस्था में हो जाएगी, राइट, उसमें परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। तो बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन की चेष्टा करता है। उसी वह कारक को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। और जो जड़त्व का नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व के नियम से भी बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो कि है कि बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन की चेष्टा करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और इसको ही क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई फुटबॉल रखी हुई है तो कोई व्यक्ति उस पर क्या लगाए? बल लगाए, तो वह फुटबॉल क्या हो जाएगी? गतिमान हो जाएगी। या फिर कोई छड़ है तो उस पर अगर हम बाहुबल आरोपित करें तो उस छड़ को मोड़ा भी जा सकता है। अब हम यहाँ पर न्यूटन की गति का जो है प्रथम नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल ना लगाया जाए। वैसे ही यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल आरोपित ना किया जाए। यह न्यूटन की गति का क्या है? प्रथम नियम है। और इसी गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कुल मिलाकर न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम है या जड़त्व का नियम है, इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु अगर कोई वस्तु जैसे रखी हुई है, अगर इसको हमें यहाँ पर लेके आना है तो सीधी सी बात है इस पर हमको बाहुबल आरोपित करना पड़ेगा। या कोई वस्तु जो है गतिमान है तो इसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए? बाहुबल चाहिए। तो सीधी सी बात है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल कार्य ना करे। और यही क्या है? जड़त्व का नियम है। और यहीं से हमें जड़त्व या इनर्शिया के बारे में भी पता चलता है। तो जड़त्व या इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु बाहुबल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है, उसे ही क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, उसे ही जड़त्व कहा जाता है।
जड़त्व का जो मापन है वो वस्तु के द्रव्यमान से होता है, अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा, और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। और जितना ज़्यादा जड़त्व होगा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए उतनी ही अधिक बल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जो जड़त्व है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा विराम का जड़त्व, दूसरा हो जाएगा गति का जड़त्व, और तीसरा हो जाएगा दिशा का जड़त्व। अब मुख्य परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए कि जड़त्व के जो नियम है, जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दैनिक जीवन में प्रेक्षणों को या दैनिक जीवन की उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए, या न्यूटन की गति के दैनिक जीवन के उदाहरणों को लिखिए। तो हम यहाँ पर जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है या जड़त्व का नियम है उसके दैनिक जीवन के उदाहरणों को लिखेंगे, जिसको हम यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विराम के जड़त्व के उदाहरण। विराम का जड़त्व क्या हुआ, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाह बल कार्य ना करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, विराम का जड़त्व कहा जाएगा। और विराम के जड़त्व के कारण ही दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा कि जब भी बस के ऊपर, यदि कोई भी बस है तो बस के ऊपर कोई भी लगेज होता है तो उस लगेज को रस्सियों के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। कारण क्या है कि जब बस विराम अवस्था में है तो बस में रखा सामान भी क्या होगा, विराम अवस्था में होगा। लेकिन जैसे ही बस अचानक से चलेगी तो बस तो गति की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन जो सामान है वो विराम अवस्था में है। इसीलिए बस के अचानक चलने से जो सामान है ये पीछे क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसी वजह से बस में रखे सामान को बांधा जाता है। साथ ही यहाँ पर गति का जो जड़त्व है वह भी कार्य करता है, राइट। गति का जड़त्व कैसे कार्य करेगा कि जैसे मैंने कहा कि अब यदि बस क्या है, गतिमान है, लेकिन ड्राइवर ने यदि अचानक से क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, तो बस तो क्या होगी, यहाँ पर रुक जाएगी। और इस स्थिति में जो सामान है वो क्या होगा, आगे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो दोनों ही केस हैं। इस नियम में विराम का जड़त्व भी कार्य करता है और दिशा का जड़त्व भी कार्य करता है। जब बस खड़ी है और अचानक से चलेगी तो सामान पीछे की ओर गिर जाएगा, अर्थात विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। और जब बस अचानक से रुक जाए तो सामान जो है वो गिर जाएगा, ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। दूसरा, यहाँ पर स्थिर खड़ी गाड़ी है उसको एक चलने से व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है, राइट। चाहे वो कोई भी बस हो या कोई भी ट्रेन हो, किसी भी बस में या रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है और यदि स्थिर गाड़ी एकाएक चलने लगे तो उसमें क्या होगा कि व्यक्तियों का जो शरीर का ऊपरी भाग है वो तो क्या होता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन जो निचला भाग है वो जड़त्व की अवस्था में होता है, विराम के जड़त्व में होता है। इसीलिए एकाएक जैसे ही बस चलती है तो पीछे क्या जो है, यात्री पीछे की ओर क्या होता है, उसको झटका लगता है। वैसे ही कंबल को लटकाकर अगर उसमें लाठी मारी जाए तो धूल के कण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। कारण कि क्या है कि जब कंबल को लटकाते हैं तो धूल के कण भी क्या होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं, या विराम इनर्शिया की वजह से विराम अवस्था में होते हैं। जैसे उनमें कंबल मारा जाता है तो कंबल तो मोशन में आ जाता है, लेकिन कण क्या होते हैं, मोशन में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से जो धूल के कण हैं वो अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर किसी पेड़ पर क्या लगे हुए हैं, फल लगे हुए, और अगर आप बहुत ताकत से इस पेड़ को क्या कर दें, हिला देते हैं, तो हिलाने की वजह से पेड़ की डालियां तो क्या होंगी, गति अवस्था में हो जाएंगी, लेकिन जो फल है वो विराम अवस्था में रहेंगे। इसीलिए पेड़ों को हिलाने से भी जो फल या पत्तियां हैं वो टूटकर गिर जाती हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति
या घुड़सवार घोड़े पर बैठा है, तो घोड़ा और घुड़सवार दोनों विराम की अवस्था में होंगे। लेकिन अगर घोड़ा अचानक से चल निकले या चल जाए तो घोड़ा गति में आ जाएगा, व्यक्ति है वो विराम अवस्था में होगा। इसीलिए घुड़सवार क्या होगा, यहां पर पीछे की ओर, राइट, अचानक से चल जाए तो जो घुड़सवार है वो क्या हो जाएगा, पीछे की ओर गिर जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा उदाहरण, गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहुबल ना लगाए जाए, और इसकी भी दैनिक जीवन में उदाहरण मिलते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पर कि जो चलती हुई ट्रेन है या बस में है, तो चलती हुई बस या ट्रेन से जब भी कोई व्यक्ति क्या होता है, उतरता है, राइट, जैसे ये व्यक्ति जैसे ही इससे कूदेगा, राइट, तो इसको बस की दिशा में थोड़ा क्या होगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि बस जो है गति की अवस्था में है, ये व्यक्ति एकदम से कूदेगा तो ये गिर सकता है। इसीलिए ये जड़त्व को बनाए रखने के लिए बस की दिशा में थोड़ी दूर क्या करता है, उसको दौड़ना पड़ता है ताकि वह गिरे ना। वैसे ही अगर चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए, राइट, चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो गाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आगे की ओर क्या होता है, झुक जाता है, राइट। और इसी वजह से अगर आप देखें तो वर्तमान की जो कार हैं उनमें एयर बैग्स आते हैं, राइट, और उनका कारण क्या है कि आप समझिए, जैसे ही क्या होता है, जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होने की वजह से समझ, गाड़ी बहुत स्पीड में चलेगी, जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट की वजह से कार तो रुक जाएगी, लेकिन ड्राइवर का जो सिर है वो सीधा जाकर स्टीयरिंग पर पड़ता है, और जैसे ही नाक में अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जो आधुनिक कारें हैं उनमें एयर बैग्स जो हैं वो रखे जाते हैं, ताकि अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो तुरंत के तुरंत एयर बैग्स जो है हैंडल के ऊपर आ जाएगा और व्यक्ति की जो सिर है वो स्टीयरिंग पर नहीं पड़ेगा तो उसकी जान भी बच जाएगी। तो कार में एयर बैग्स लगाए जाते हैं ताकि जड़त्व के कारण यदि कभी दुर्घटना हो तो व्यक्ति का जो सिर है वो हैंडल से पटकाने की वजह से बच जाए। इसकी वजह से ही एक चीज़ और, जो सीट बेल्ट है, राइट, ट्रैफिक पुलिस हमेशा सीट बेल्ट लगाने की भी रिक्वेस्ट करती है। ये भी इसीलिए क्योंकि अचानक से यदि गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी रुकने की वजह से आपका निचला शरीर तो रुक जाएगा, लेकिन अगला जो ऊपरी भाग है वो मोशन में रहेगा, और मोशन में रहने की वजह से आप हो सकता है कि आगे की ओर झुक जाएं, और अगर आपने सीट बेल्ट लगाया है तो आपका सिर जो है सामने वाली वस्तु से या सीट से नहीं टकराएगा। तो ये इतने जो उदाहरण हैं ये किसके हो जाएंगे, गति के जड़त्व के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दिशा का जो है जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में गतिमान है तो वह उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल ना लगाया जाए। यही कारण है कि जब तेजी से चलती हुई गाड़ी मुड़ती है तो उसमें बैठा जो व्यक्ति है वो मोड़ की ओर क्या होता है, झुक जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि गाड़ी की मुड़ने की वजह से जो व्यक्ति है विराम अवस्था में है वो उसी में बैठा रहे, गिरे ना, इसकी वजह से वो झुक जाता है। वहीं कोई भी वाहन है उसका जो घूर्णन करता हुआ पहिया है वो स्पर्श जया की अनुदेश क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी जो है पहिया जैसे जैसे घूमेगा तो पहिए की दिशा में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो कीचड़ है वो क्या होगा, बाहर की ओर या स्पर्श जया की ओर बाहर की ओर निकलेगा या फैलाता है। तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के क्या हमने दैनिक जीवन के उदाहरण समझे। अब हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे, और न्यूटन की गति के दूसरे नियम का संबंध है संवेग से। इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पर संवेग को समझ लें ताकि आपको न्यूटन की गति का दूसरा नियम अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के
गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, और संवेग कैसी है, एक सदिश राशि है क्योंकि ये वेग पर निर्भर कर रही है। तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसी ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और संवेग का जो मात्रक होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हाँ, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, राइट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर संवेग का, हाँ, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज और समझिए, यदि दो वस्तुएं, राइट, दरअसल जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। यदि दो वस्तुएं हैं और उन दोनों वस्तुओं में से एक भारी वस्तु है, यदि हम ये P इक्वल्स टू m बराबर v ले लें और इसमें अगर हम v को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो संवेग किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। यदि दो वस्तुओं का वेग नियत है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका संवेग भी कम होगा। अब यदि हम यहाँ पर m मतलब द्रव्यमान को कांस्टेंट मान लें, नियत मान लें, तो जो P है वो किस पर डिपेंड करेगा, V पर जो है डिपेंड करेगा। अर्थात यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान है तो जिस वस्तु का वेग अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, और जिस वस्तु का वेग कम होगा उसका संवेग भी कम होगा। अब हम यहाँ पर न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित वाह बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह है उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वाह बल कार्य करता है। तो कुल मिलाकर किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वाह बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसी से तो जो बल है उसका फॉर्मूला भी हमको प्राप्त होता है। अब अगर हम बल का फॉर्मूले डिराइव करें और इस नियम को अच्छे से समझें तो हम समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, अगर ये t समय में कोई दूरी तय कर रही है और उस पर यदि हम F बल लगाएं तो उस वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, राइट। तो अब अगर हम देखें तो m द्रव्यमान की वस्तु है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v हो जाता है F बल लगाने पर, और t समय तक अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो इसका जो प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग होगा वो हम निकाल सकते हैं। प्रारंभिक संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग, तो P1 बराबर हो जाएगा m इंटू प्रारंभिक वेग u, और P2 बराबर हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v। अब संवेग में परिवर्तन को हम निकाल सकते हैं, तो P बराबर हो जाएगा P2 माइनस का P1, तो mv माइनस का mu, तो P बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर v माइनस का क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात बल अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर, या P अपॉन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हम यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती P की जो वैल्यू है वो हम समीकरण इस एक से ले सकते हैं। P बराबर क्या है, m v माइनस का u, यही क्या है, संवेग में परिवर्तन है, तो F बराबर हो जाएगा m v माइनस का u अपॉन क्या हो जाएगा, T। अब हमें पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस का u अपॉन T, और यदि इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर क्या रख दें, इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम v माइनस के u बटे में जो t है इन तीनों की जगह पर रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, f अनुक्रमान क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है उसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी k। अगर हम यहाँ पर f को, m को और
त्वरण को सबको SI मात्रक में लें तो यहाँ पर K बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम इनको SI मात्रक में लें तो हमें प्राप्त होगा बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाएगा, या F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। और यहीं से हम जो है 1 न्यूटन बल की भी परिभाषा देते हैं। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उस वस्तु में बल लगाने पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो उस बल को ही क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन बल कहा जाता है। तो वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे ही 1 न्यूटन बल कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर इस नियम से जो है गति का दूसरी नियम है, इससे हमने बल का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव किया। अब हो सकता है कि एग्जाम्स में पूछ ले कि गति के जो द्वितीय नियम है उसके अनुप्रयोग या गति के द्वितीय नियम के दैनिक जीवन के उदाहरणों को लिखिए। तो हम उनको पहली बार यहाँ पर समझते हैं। देखिए, क्रिकेट के खेल में जो फील्डर होता है या क्षेत्र रक्षक होता है, जब वो किसी भी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को थोड़ी देर नीचे की ओर लेकर आता है ताकि उसके जो हाथ है उनमें चोट ना लगे। उसका कारण क्या है, उसका कारण हमने अभी देखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो F अनुक्रमानुपाती क्या होता है, यहाँ पर m v माइनस का क्या हो जाएगा, u अपॉन क्या होता है, t। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि F इंटू टी एम वी माइनस का u हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई यदि संवेग में परिवर्तन क्या है, नियत है, तो जब बॉल आएगी तो संवेग में परिवर्तन तो होगा, लेकिन यदि अगर हम देखें यहाँ पर यदि t अधिक होगा तो जो बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या करता है खिलाड़ी, जैसे ही उसको झेलता है तो अपने हाथों को थोड़ा नीचे ले आता है। तो जैसे खिलाड़ी झेलेगा तो हाथों को नीचे ले आएगा, इससे क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा तो बल कम हो जाएगा, और बल कम होगा आरोपित बल, तो हथेलियों पर चोट क्या होगी, कम लगेगी। राइट। तो यही कंसेप्ट जो है सब में लगेगा। यही कारण है कि समय अंतराल बढ़ाने के लिए या अपने हाथों में चोट ना लगे, इसकी वजह से जो फील्डर है वो बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को नीचे की ओर ले आता है। इसी वजह से जो गाड़ियों में झटके लगते हैं उनसे बचने के लिए भी क्या लगाए जाते हैं, स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर लगवाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जैसे ही गड्ढा आएगा तो उसमें सॉफ्ट जो स्प्रिंग है या शॉक एब्जॉर्बर है वो टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे, जिससे अधिक जो बल है वो नहीं लगेगा और अधिक जो कम झटके हमको महसूस होंगे। यही कारण है कि अगर रेत या मुलायम फर्श पर कूदते हैं तो हमको चोट कम लगती है, और यदि हम पक्के या सीमेंटेड फर्श पर कूदते हैं तो उसमें चोट अधिक लगती है। राइट। क्योंकि हमारा वजन जितना होगा और अगर हम ठोस फर्श पर कूदेंगे तो उतना ही अधिक जो है बल कार्य करेगा और उससे हमको चोट भी अधिक लगेगी। राइट। चलिए अब हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, इसको पढ़ते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन या एक्शन रिएक्शन जो लॉ है इसको हम समझते हैं। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम बहुत ही सरल है, जो कि है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी ही न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है। या और स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया स्वरूप उस वस्तु पर लगाती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि यहाँ पर जो क्रिया और प्रतिक्रिया है ये एक ही युग्म के दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। अर्थात जो क्रिया बल है या प्रतिक्रिया बल है दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, ना कि एक ही वस्तु पर। और साथ ही क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल में
विभेद करना भी संभव नहीं है। अब हम यहाँ पर जो गति के तृतीय नियम के अनुप्रयोग हैं या दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के तीसरे नियम है उसके उदाहरणों को समझते हैं। सबसे पहला, सैनिकों को सलाह दी जाती है कि वो मजबूत हाथों से बंदूक चलाएं। उसका कारण क्या है कि जैसे ही बंदूक से गोली छूटती है, तो जैसे ही बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, गोली तो बंदूक से आगे निकलती है, साथ ही प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल विपरीत दिशा में बंदूक पर भी लगता है, जिसकी वजह से गोली चलाने वाले को झटका लगता है। तो इसी वजह से मजबूत हाथों से गोली चलाई जाती है। तो जब बंदूक से गोली निकलेगी तो वो आगे निकलेगी, उस वजह से प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल प्रतिक्रिया स्वरूप जो है बंदूक पर लगता है। वैसे ही जो रॉकेट की उड़ने की जो गति है वह भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम अनुसार होता है। रॉकेट की जो गति है वो उससे निकलने वाली तीव्र गैसों पर क्या होती है, तीव्र गैसों की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे रॉकेट से क्या होती हैं, गैसें निकलती हैं, वैसे वैसे रॉकेट की जो गति है या उसकी वजह से प्रतिक्रिया स्वरूप जो है रॉकेट क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। दरअसल हम यह जो घोड़ा है, हम जो है यह घोड़ा जमीन को क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है। घोड़ा जमीन को पीछे की ओर धकाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया स्वरूप जो है जमीन घोड़े को या व्यक्ति को आगे की ओर उछालती है। इसकी वजह से ही हम जो है चल पाते हैं, या घोड़ा जो है जमीन पर या जमीन घोड़े पर बल लगाएगी, उसी वजह से जो घोड़ा है वो गाड़ी को क्या कर देता है, खींच लेता है। तो घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है, इसका कारण भी क्या हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा। या वैसे ही हम नाव में चप्पू को जल से क्या करते, पीछे की ओर धकेलते हैं, जिस वजह से परिणाम स्वरूप हमारी नाव आगे की ओर जाती है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति जल में रखी हुई नाव से कूदता है तो व्यक्ति आगे की ओर हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया बल लगता है उस बल के कारण नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो ये थे न्यूटन की गति के तीसरे जो नियम है उनके अनुप्रयोग। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सिद्धांत है, वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो हम इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य ना लग रहा हो, यदि किसी निकाय पर बाह्य ना लग रहा हो तो उसके जो कण हैं उनका संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। या फिर अगर हम ये कहें कि यदि किसी कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य ना लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो है वो नियत रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वे न्यूटन की गति के द्वितीय एवं तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभाव से ही न्यूटन की गति का जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसकी प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉकेट का प्रणोदन हो जाएगा। दरअसल क्या होता है कि जैसे ही रॉकेट में समझिए यहाँ पर जैसे ही क्या होती है, रॉकेट से भारी गैसें, जो रॉकेट है ये दोनों नियम, एक तो क्रिया प्रतिक्रिया और संवेग संरक्षण, दोनों नियमों के आधार पर कार्य करता है। दरअसल जैसे ही शुरुआत में रॉकेट में गैसें नीचे की ओर निकलेंगी, तो जितनी स्पीड से गैसें नीचे की ओर निकलती हैं उतना ही जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो बल है या थ्रस्ट है वो रॉकेट पर कार्य करता है और रॉकेट ऊपर की ओर क्या होता है, उड़ने लगता है। और जैसे जैसे क्या होगा कि रॉकेट में ईंधन का दहन होगा, तो ईंधन में रॉकेट का क्या होगा, दहन होगा। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है। तो रॉकेट का दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। और रॉकेट का जो संवेग संरक्षण का नियम है उस वजह से रॉकेट के वेग में क्या होगी, अधिकता आती चली जाएगी या वेग जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब रॉकेट उड़ता है तो शुरुआत में जब ईंधन नियत रहता है
तो उस समय पे गैसें जिस स्पीड से निकलती हैं उसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है, और रॉकेट जैसे जैसे उड़ता है तो उसका द्रव्यमान कम होता है, और संवेग संरक्षण के कारण रॉकेट के जो वेग है या त्वरण है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से गति को और न्यूटन की गति विषयक नियमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।